अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। The book name is Cosmos, written by Carl Sagan. इन 1980 की किताब है। ये इतनी पुरानी किताब है स्टिल, लेकिन हम इसकी एवेल्यूशन कर रहे हैं। उसकी रीज़न ये है कि ये जिस साइंटिस्ट ने लिखी है, कार्ल सैगन, वो बहुत बड़ा साइंटिस्ट रह चुका है। उसकी आर्टिकुलेशन बड़ी अच्छी है, उसकी इन्फॉर्मेशन बड़ी अच्छी है, बड़े बड़े कम्प्लेक्स आइडियाज़ बड़े इजी वे में उसने इस किताब में लिखे हैं जो 1980 के। आजकल के जो रिनाउंड साइंटिस्ट हैं वो भी इसी को कोट करते हैं, कार्ल सैगन को। तो ये ऐसी किताब है जो आपको बेस से लेकर जाएगी और बड़े कम्प्लेक्स आइडियाज़ तक लेकर जाएगी विद इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। तो इसलिए मैंने इसको चूज़ किया है। शोज ऑफ कॉस्मिक ओशन, शोर का मतलब होता है एज। और इस पूरी कायनात को, क्योंकि ये बहुत वास्ट है, एक समंदर की तरह बड़ी है, ये ऐसी कायनात है इसके, ये समंदर की तरह इतनी वास्ट है, ये इनफाइनाइट है, इसका कोई कॉर्नर नहीं है, इसका कोई बॉर्डर नहीं है। और हम अर्थ पे खड़े हो गए, यानी किनारे पे खड़े हो गए, शोज पे खड़े हो गए, इस अनलिमिटेड यूनिवर्स को, इस अनलिमिटेड कायनाती समंदर को हम दूर से देख रहे हैं। और हम क्यूरियोसिटी में आ रहे हैं कि यार बियॉन्ड दिस अर्थ, जो छोटा सा एक टाइनी ग्रेन ऑफ सैंड है इस पूरे यूनिवर्स में, बियॉन्ड दिस टाइनी ग्रेन और क्या कुछ है जिसकी तरफ हम अप्रोच कर सकते हैं। आप लोगों को स्क्रीन शो नहीं हो रही? आपको ये वाली स्क्रीन शो नहीं हो रही? द शोज ऑफ कॉस्मिक क्वेश्चन। ओके। अगर मेरी आवाज़ ठीक आ रही है, अगर अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तो बस ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो ये जो कायनात है इसको समंदर के साथ तशबीह दी गई है कि ये बहुत एक्सपेंडेड है, बहुत बड़ी है ये कायनात, ये अनलिमिटेड है। और हम ज़मीन पे खड़े हैं, हम एक किनारे पे खड़े हुए हैं, और उस किनारे से हम पूरी कायनात को देख पा रहे हैं। तो इस तरह का आपको एक मंजर नज़र आएगा अगर आपको स्क्रीन शेयर हो रही है कि एक बंदा बिल्कुल समंदर के सामने खड़ा हुआ है और उस पूरे समंदर को देख पा रहा है। और वो तजस्सुस में है कि यार इस समंदर में क्या क्या बड़े बड़े अजदाहा है, क्या क्या ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो अभी तक हमने एक्सप्लोर नहीं की। तो वो अर्थ पे खड़ा हुआ है, किनारे पे खड़ा हुआ है, और अपने सामने पूरी समंदर को, कायनाती समंदर को देख पा रहा है। अब राइटर यहाँ पे लिखता है क्योंकि जो इंसान है, एज अ नस्ल जो इंसान है, वो बड़ा क्यूरियस है चीज़ों को सर्च करने के लिए। वो क्यूरियस क्यों है? यहाँ पे साइंटिस्ट ने, एस्ट्रोनॉमर्स ने इंसान को टॉडलर्स के साथ तशबीह दी है, छोटे बच्चों के साथ तशबीह दी है। जैसे छोटा बच्चा पैदा होता है ना, उसको बड़ी क्यूरियोसिटी होती है, हर चीज़ में हाथ देता है, कभी ग्लास तोड़ देगा, कभी इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हाथ देगा। ही इज़ वेरी क्यूरियस अबाउट लाइफ के, यार आगे क्या है। तो राइटर ने यहाँ पे इंसान को टोडलर के साथ, यानी छोटे बच्चे के साथ तशबीह दी है। राइटर का कहना है क्योंकि हम अभी अभी इस दुनिया में वजूद में आए हैं, तो जिस तरह बच्चा दुनिया में वजूद में आता है उसको क्यूरियोसिटी होती है, इंसान को भी बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है। अब दुनिया में इंसान अभी अभी वजूद में आया है, इस बात का क्या मतलब है? आपको पता है कि एक बिग बैंग धमाका हुआ था, उसके बाद दुनिया वजूद में आई थी। तो सपोज करें कि पहला साल है इस दुनिया का, और पहले साल के अंदर, पहले महीने के अंदर, यानी 1 जनवरी, फर्स्ट मंथ के अंदर और फर्स्ट सेकंड के अंदर, पहले सेकंड के अंदर, जनवरी के फर्स्ट सेकंड के अंदर एक बहुत बड़ा धमाका होता है जिसे बिग बैंग कहते हैं। और फिर यूनिवर्स उसके बाद वजूद में आती है। शुरू में यूनिवर्स बहुत गर्म होती है, आहिस्ता आहिस्ता ठंडी होती है, गैसेस एंड डस्ट एंड स्टार्स बनते हैं, उनकी फॉर्मेशन होती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता मार्च और अप्रैल में जाके कहीं स्टार्स बनते हैं, मई और जून में जाके कहीं हमारा सोलर सिस्टम बनता है, सितंबर में जाके कहीं अर्थ बनती है, और हम ऑलमोस्ट नवंबर में वजूद में आते हैं, यानी 4.5 बिलियन ईयर्स अगो हम वजूद में आए हैं। जबकि यूनिवर्स को तो 13 बिलियन साल हो गए। आप देखिए सिर्फ नवंबर और दिसंबर 2 महीने ही हुए हैं कि इंसान को वजूद में आए हुए, जैसे छोटा बच्चा वजूद में आया। इसलिए हमें बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है सर्च करने की, कायनाती समंदर के बारे में देखने की कि यार इस समंदर में और इस कायनात में और क्या क्या चीज़ है। सो फाइनली हम पहला स्टेप लेते हैं, हम अपने सफ़र का आगाज़ शुरू करते हैं, ज़मीन से निकलते हैं। अब यहाँ पे आप देखें, आपको पिक्चर शो हो रही होगी कि एक इंसान पानी के अंदर पहला कदम रख रहा है। इसको तशबीह दी गई है जैसे आप चांद पे पहला कदम आपने फर्स्ट टाइम रखा था, या आउटर स्पेस में जब आप फर्स्ट टाइम गए थे। तो पहला कदम जब इंसान ने पानी में रखा, तो उसको ऐसी वाइब आई, ऐसी फीलिंग आई कि ये पानी इंसान को वापस अपने घर में, जो ओरिजिनल उसका घर है, उस तरफ वापस बुला रहा है। कि यानी जो अर्थ है ये इंसान का अपना घर नहीं है, यहाँ पे इंसान का वजूद नहीं हुआ, वजूद इंसान का कहीं और हुआ है। ऐसी हमें फीलिंग आई है जब हमने पानी में पहली दफा कदम रखा है।
यानी जब हम आउटर स्पेस में गए हैं तो वहां पे हमने कुछ ऐसी चीजें देखी है जैसे हमें लगा है कि यार यहाँ से हमारा वजूद है। अब इस बात का क्या मतलब है? आपको मेरी पिक्चर शो हो रही है? किसी एक को हो रही है? मैसेज कर दें अगर आ रही है तो। आई थिंक होनी चाहिए। कैसे पॉसिबल है कि ओके। सो जब हमने पहला कदम रखा, हमने आउटर स्पेस को डीप सर्च किया टेलीस्कोप से और रेडियो एक्टिव टेलीस्कोप से, तो बहुत दूर तक हमने डार्क स्पेस में, आउटर स्पेस में जब रिसर्च किया तो हमारे पास जो इमेजेस आई, ये गैस एंड डस्ट है, ठीक है, ये आउटर स्पेस है। इनके अंदर वो तमाम एलिमेंट्स ऑलरेडी पाए जाते हैं जो हमारे इंसान की बॉडी के अंदर एलिमेंट्स पाए जाते हैं, जिनको एटम्स बोलते हैं। ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। ये आप देखिए, ये छोटा सा एक डॉट है और इस डॉट के अंदर मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ एटम्स पाए जाते हैं। ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। यानी जिस रॉ मटेरियल से, यानी जिस हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन से, जिस रॉ मटेरियल से इंसान की शेप वजूद में आई है, वो रॉ मटेरियल ऑलरेडी स्पेस में एग्जिस्ट करता है। हेयर इज द ट्रिकी थिंग कि जैसे पानी को बनाने के लिए H2O का फार्मूला चाहिए होता है, ये H2O। अब ये देखें, ये H2O 105 के एंगल पे, 105 डिग्री एंगल पे आपस में कनेक्ट हुए हैं। ये पूरा H2O फार्मूला बना है, तभी जाके वाटर की फिजिकल फॉर्म एग्जिस्टेंस में आएगी, तभी आपको पानी एग्जिस्टेंस में नजर आएगा। अगर ये 105 के एंगल में ऑक्सीजन नहीं जोड़े, ऑक्सीजन यहाँ और यहाँ जुड़ा है, तो वाटर की फिजिकल फॉर्म नहीं बनेगी। इसी तरह ये जो एटम्स हैं, ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ एटम्स इंसान के अंदर जो है, ये एक स्पेसिफिक पैटर्न्स बनाते हैं, एक स्पेसिफिक कॉम्बो बनाते हैं, एक स्पेसिफिक पैटर्न बनाते हैं, ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ, तब इंसान वजूद में आता है। आउटर स्पेस में ये सारे रॉ मटेरियल्स अवेलेबल है, ये सारे केमिकल्स एलिमेंट्स मौजूद हैं, लेकिन वहाँ पे एक स्पेसिफिक पैटर्न नहीं बन रहा, कुन फयकुन की आवाज़ नहीं आई वहाँ पे, इसलिए बस वो वहाँ पे ज़िंदगी एग्जिस्ट नहीं करती। अदरवाइज ज़िंदगी बनाने के लिए जितने भी रॉ मटेरियल्स, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो आउटर स्पेस भरी पड़ी है इन एलिमेंट्स से, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन से भरी पड़ी है। लेकिन हाइड्रोजन और नाइट्रोजन इस तरह स्पेसिफिक आपस में कनेक्ट नहीं हो पा रहे कि उनसे ज़िंदगी वजूद में आए। लेकिन क्योंकि यहाँ पे इंसान ज़मीन पे, इंसान के अंदर स्पेसिफिक पैटर्न्स जुड़े हुए हैं एटम्स के, तो एक शक्ल वजूद में आई है, इस तरह की शक्ल वजूद में आई है। तो जब इसका ये मतलब है, जब हमने आउटर स्पेस में देखा तो हमने कहा कि यार नेक्स्ट टाइम जब आप अपने आप को स्टार्स की तरफ देखें तो आप बोलेंगे वी आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ स्टार डस्ट। हम इसी यूनिवर्स का फिजिकल वजूद का एक हिस्सा है, इसी यूनिवर्स के हम, हमारे अंदर की जितनी भी बॉडी है वो इस यूनिवर्स से ही निकली है, हम यूनिवर्स का पार्ट है। तो यहाँ पे जो साइंटिस्ट ने लिखा है कि जब हम आउटर स्पेस में देखते हैं, पानी में पहला कदम रखते हैं, तो हमें ऐसा लगा कि यार हम, हमारा असल घर तो वो है। क्योंकि स्टार्ट में मैंने आपको कहा था कि जब बिग बैंग बनी थी तो फरवरी और मार्च में स्पेस बन गई थी, हम नवंबर में आए हैं। यानी ये जो सारे एटम्स थे, एलिमेंट्स थे, ऑलरेडी फरवरी और मार्च में एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये रॉ मटेरियल पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, और हम नवंबर में आए हैं, तो हमारा रॉ मटेरियल पहले से एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसलिए जब हम ऊपर आउटर स्पेस में जाते हैं तो ये सारे एलिमेंट्स ऑलरेडी मौजूद हैं। तो ये बहुत ही एस्टॉनिशिंग बात है, हाउ इज इट पॉसिबल कि ये सारे एलिमेंट्स पहले से वहाँ पे मौजूद है। एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है, आगे जब बुक को हम डिस्कस करेंगे उसको समझने के लिए। जिस, अभी अगर आप ज़मीन को लें तो ज़मीन पे डिस्टेंस मेजर करने के लिए हम लोग किलोमीटर, मीटर और सेंटीमीटर्स का इस्तेमाल करते हैं, राइट। क्योंकि हमें आइडिया लगाना होता है कि ये चीज़ कहाँ पड़ी है, इस्लामाबाद कहाँ पे है, अटक कहाँ पे है, लाहौर कहाँ पे, उसके लिए हमें डिस्टेंस मेजरमेंट चाहिए होती है कि ये चीज़ इतने किलोमीटर दूर है, वो चीज़ इतने किलोमीटर दूर है। लेकिन ज़मीन बहुत टाइनी है, ज़मीन में तो किलोमीटर और मीटर चलते हैं और माइल्स चलते हैं। लेकिन आप जब ज़मीन से बाहर निकलते हैं, आपको स्टार्स की डिस्टेंस मेजर करना होता है, आपको जुपिटर का, मार्स का डिस्टेंस मेजर करना होता है, आपको सन का और मून का डिस्टेंस मेजर करना होता है। वहाँ पे जो जो किलोमीटर और माइल्स हैं, ये जो यूनिट्स हैं डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, दे बिकम अ जोक दैट। ये आपकी ज़मीन है, ठीक है। आपकी ज़मीन 40,000 किलोमीटर वाइडर है, यानी इसका जो गोल सरकमफेरेंस है वो टोटल 40,000 किलोमीटर है। इसका ये मतलब है अगर आप ज़मीन को स्ट्रेच करें, इस तरह फ्लैट करें, तो टोटल इसका जो डिस्टेंस बनता है वो 40,000 किलोमीटर है, ठीक है। अब हम एक नया यूनिट ले रहे हैं डिस्टेंस को मेजर करने का, विच इज लाइट। लाइट एक सेकेंड में
3 लाख किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करती है। 1 लाइट सेकेंड इज इक्वल टू 3 लाख किलोमीटर। एनालॉजी समझाने के लिए, फॉर एग्जांपल, अब जैसे रोमेल भाई हैं, रोमेल भाई यहाँ पे सरफेस के ऊपर खड़े हुए हैं और इन्होंने अपने हाथ में एक फोटोन पकड़ा हुआ है, यानी एक लाइट पकड़ी है, ठीक है। अब और इन्होंने अपने हाथ में एक बड़ी सी घड़ी भी पहनी हुई है। अब ये घड़ी ऑन करते हैं और लाइट को, यानी जब अपने हाथ से इन्होंने लाइट और फोटोन को छोड़ा और 1 सेकंड का टाइम नोट किया, और इस 1 सेकंड में लाइट ने 3 लाख किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया है। 1 सेकंड में लाइट ने 3 लाख किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया है। इस बात का ये मतलब है कि रोमेल भाई ने अपने हाथ से जो लाइट और फोटोन छोड़ा, 1 सेकंड में उसने ज़मीन के 7 चक्कर काट लिए हैं। दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट। 1 सेकंड में लाइट रोमेल भाई के हाथ से निकली और 7 चक्कर काटने के बाद वापस रोमेल भाई के हाथ में वापस आ गई, और सिर्फ 1 सेकंड गुजरा है, और 1 सेकंड में लाइट ने 3 लाख किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया है। दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट। और ज़मीन कितनी बड़ी है, अंटार्कटिका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, अमेजोन, इन सब के जंगल, इन सब के पास से ये लाइट गुजरी है, और 7 दफ़ा गुजरी 1 सेकंड में। दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट। अब डिस्टेंस कैसे मेजर होता है? फॉर एग्जाम्पल, मिस आशा है, मिस ये ज़मीन है, ठीक है, और मिस आशा यहाँ पे खड़ी हुई है, 3 लाख किलोमीटर दूर खड़ी हुई है ज़मीन से, आउटर स्पेस में। तो हम कह सकते हैं कि मिस आशा हमसे 1 लाइट सेकंड के फासले पे दूर है। सी, ये कितना इजी हो गया मेजर करना मिस आशा को। 3 लाख किलोमीटर बहुत डिस्टेंस है, इनफाइनाइट डिस्टेंस बनता है इंसान के लिए, तो क्यों ना हम उसको 1 लाइट सेकंड बोल दें ताकि ईजी मेजरमेंट हो जाए। अब हम कहते हैं कि हमसे मिस हाजरा 6 लाख किलोमीटर दूर है, तो बजाय 6 लाख बोलने के, जो बड़ा ही एब्सर्ड लगता है, हम इजीली बोल सकते हैं कि मिस आशा हमसे 2 लाइट सेकंड के फासले पे है। और अगर फारूक भाई की बात करें, जो सबसे ज़्यादा दूर है, बिकॉज इनका वाइफ का काफ़ी ज़्यादा इशू रहता है। फॉर एग्जांपल, हमसे 15 लाख किलोमीटर फारूक भाई दूर है ज़मीन से, आउटर स्पेस में। तो 15 लाख बड़ा एब्सर्ड लगता है, तो क्यों ना हम इसको लाइट सेकंड में कन्वर्ट कर दें, यानी 5 लाइट सेकंड के फासले पे फारूक भाई मौजूद है। ये 15 लाख किलोमीटर बहुत दूर है ज़मीन से। इवन के जो चांद है, मून है, वो 1.3 लाइट सेकंड की दूरी पे है। यानी ये मिस आशा है 3 लाख किलोमीटर दूरी पे, मिस आशा से थोड़ा दूर चांद आ जाता है, हम चांद में पहुंच जाते हैं। और फारूक भाई हमसे सबसे दूर है 15 लाख किलोमीटर, जो सिर्फ और सिर्फ 5 लाइट सेकंड बनता है, सॉरी 5 लाइट ही सेकंड्स बनता है, 5 लाइट सेकंड। तो इस तरह ये जो लाइट सेकंड है, ये बड़ा एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट बन जाता है डिस्टेंस को मेजर करने का। जुपिटर कहाँ पे है, वो भी हम लाइट से मेजर करते हैं। मार्स कहाँ पे है, वो भी लाइट से मेजर करते हैं। मून कहाँ पे है, वो भी लाइट से मेजर करते हैं। और जो सन है, सन हमसे अरबों खरबों साल की दूरी पे है। तो बड़ा ही एक एब्सर्ड लगता है कि यार सन हमसे अरबों सरबों किलोमीटर दूर है। सन इज 150 मिलियन किलोमीटर अवे। ये बड़ा ही एक एब्सर्ड लगता है, तो हम कह देते हैं कि यार सन हमसे 8 लाइट मिनट की दूरी पे। अब 8 लाइट मिनट इज वेरी अंडरस्टैंडेबल, किसी को भी बताना होगा कि यार सूरज कितना दूर है, सूरज हमसे 8 लाइट मिनट की दूरी पे। सो ये जो इंस्ट्रूमेंट है लाइट, ये आपको आगे जाके बहुत काम आएगा जब बड़े बड़े हम मेजरमेंट्स करेंगे। अब एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि हम रहते कहाँ पे, ज़मीन किस जगह पे। वैसे तो हम ज़मीन में रहते हैं, लेकिन ये यूनिवर्स इतनी बड़ी है कि ज़मीन यूनिवर्स के बराबर एक टाइनी ग्रेन ऑफ सैंड के अंदर भी अगर एक टाइनी ग्रेन ऑफ सैंड हो तो उसकी ये वक़्त है ज़मीन की। लेकिन स्टिल हमें फाइंड आउट करना है कि ज़मीन एग्जैक्टली है कहाँ पे। ओके जी, हमारी जो गैलेक्सी है उसका नाम है मिल्की वे गैलेक्सी। अब गैलेक्सी होता क्या है, किन किन कंपोजिशन से मिलके गैलेक्सी वजूद में आती है। ये जो आपको ब्लू और पर्पल कलर दिख रहा है, ये बेसिकली गैसेस और डस्ट है। ये गैसेस और डस्ट का कलर है, ठीक है। और ये जो आपको टाइनी वाइट 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 डॉट्स दिख रहे हैं, ये स्टार्स हैं और छोटे छोटे प्लैनेट्स हैं। तो ये जो गैलेक्सी है, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ गैस, डस्ट, स्टार्स, प्लैनेट्स, कॉमेट्स, एस्टेरॉइड्स। और ये जो आपको यूं गोल घूम रही नज़र आ रही है, ये घूम रही है, और ये जो आपको इसको बड़े बड़े एंगल्स नज़र आ रहे हैं, ये बोलते हैं आर्म्स, यानी इस गैलेक्सी के बाजू हैं। अब ये बाजू बने हुए कैसे हैं? ये बाजू गैस और डस्ट से बने हैं और बीच में कहीं कहीं स्टार्स हैं। तो मिल्की वे गैलेक्सी या कोई भी गैलेक्सी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ गैस, डस्ट, स्टार्स और प्लैनेट्स, ठीक है।
ओके जी, ये एक बहुत मजे का कॉन्सेप्ट है। गैस एंड डस्ट होता क्या है? देखिए, जिस तरह चूल्हे को जलाने के लिए आपको गैस की जरूरत होती है और आप इग्नाइट करते हो, गैस जल पड़ती है और आग जल पड़ती है। सेम स्टार्स जो आपको रोशन नजर आते हैं, स्टार्स को जलाने के लिए भी उनके कोर में, उनके सेंटर में गैस आपको चाहिए होती है। वो गैस जलती है तभी जो आपको स्टार रात को नजर आते हैं, आपको रोशन नजर आते हैं। तो हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस, दो तरह की गैसेस ऐसी होती हैं, हाइड्रोजन और हीलियम, ये स्टार के सेंटर में जलती हैं, इसलिए आपको स्टार इग्नाइट होते नजर आते हैं। और डस्ट क्या है? जब आंधी और तूफान चलता है और आपकी आंखों में छोटे छोटे टाइनी डॉट्स लगते हैं, उसको आप समझ ले कि ये डस्ट है, ठीक है। और ये डस्ट आपस में जुड़ती है, डॉट 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 जुड़ता है, तो फिजिकल मादा वजूद में आता है, एक टेंजिबल थिंग वजूद में आती है। स्टार्स की कंपोजिशन बनती है, गोल गोल स्टार्स बनते हैं, फिर कॉमेट्स बनते हैं, फिर एस्टेरॉइड्स बनते हैं और प्लैनेट्स बनते हैं। ये जो डस्ट है ना, डस्ट इज अ रॉ मटेरियल ऑफ स्टार्स। और जो गैस है ना, गैस इज लाइक इग्नाइट करती है स्टार्स को। स्टार्स के सेंटर में गैस जलती है तो स्टार जलता है, और डस्ट आपस में मिलती है तो स्टार बनता है। अब ये आपको जो पर्पल और ब्लू कलर नजर आ रहा है, ये हर जगह स्पेस में फैला होता है। बट ये पर्पल और ब्लूइश गैसेस और डस्ट इस पूरे गैलेक्सी में जिस जगह में सबसे ज्यादा होंगी, वहां पे स्टार के बनने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। मतलब डस्ट जिस जगह ज्यादा होगी, इसका मतलब है वहां डस्ट ज्यादा आपस में मिलके बनेगी, वहां पे ज्यादा कॉम्बिनेशन बनेगा। तो जहां पे ये चीजें ज्यादा होंगी, गैस एंड डस्ट, उस जगह को बोला जाएगा बर्थ प्लेस ऑफ द स्टार्स, नेब्यूला। यानी ऐसी जगह जहां पे स्टार्स की फॉर्मेशन होने वाली है, अब स्टार एक वजूद में आने वाला है। एक मूवी थी गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी, उसमें एक लड़की थी जो बहुत खूबसूरत होती है और उसको बोला जाता है कि ये नेब्यूला है। उसका नाम नेब्यूला होता है। उसका नाम नेब्यूला इसीलिए रखा जाता है कि वो बहुत खूबसूरत होती है, और ये मंजर भी बहुत खूबसूरत होता है। जैसे बच्चा पैदा होता है ना, तो वो टाइम बड़ा अच्छा होता है, सेम इसी तरह जब एक स्टार बनता है तो उसका जो मंजर होता है वो बड़ा कलरफुल होता है। और ये वो जगह है नेब्यूला, अ बर्थ प्लेस ऑफ द स्टार, जहाँ स्टार वजूद में आता है। तो इसी तरह एक बच्चा वजूद में आता है, बच्चे की भी एक उम्र होती है 60-70 साल, और उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। सेम इसी तरह स्टार्स की भी मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ईयर्स की एज होती है, और आखिर उनकी डेथ होती है। और डेथ को बोला जाता है, डेथ की जगह को बोला जाता है सुपरनोवा। ये बहुत बड़ा एक खतरनाक एक्सप्लोजन होता है स्पेस के अंदर, जिस जगह को सुपरनोवा बोला जाता है। और इट्स लाइक स्टार जब फटता है तो वॉमिट करता है अपने अंदर की तमाम चीज़ों को, हाइड्रोजन, हीलियम, कैल्शियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये तमाम एलिमेंट्स की वॉमिट करता है स्टार। और ये पूरे स्पेस में ये छोटे छोटे पार्टिकल्स गैस और डस्ट की फॉर्म में फैला देता है। फिर उनसे आगे बाकी स्टार्स और प्लैनेट्स और कॉमेट्स वजूद में आते हैं, ठीक है। ये सुपरनोवा एक बहुत बड़ा धमाका होता है जहाँ स्टार खुद फटता है, और उस फटने के बाद बाकी सारी चीजें वजूद में आती है। तो दिस इज द बर्थ प्लेस ऑफ स्टार, जहाँ पे गैसेस और डस्ट होती हैं, और दिस इज द डेथ प्लेस ऑफ द स्टार विच इज द सुपरनोवा। नेब्यूला से लेकर सुपरनोवा का तो जो सफर है, ये जो एक साइकिल है, यहाँ पे स्टार की फॉर्मेशन और स्टार की डेथ होती है। कुरान में बहुत वाज़ेह आयत है स्मोक के बारे में। देन ही टर्न टूवर्ड्स द हेवन व्हेन इट वाज स्टिल स्मोक। ये वो स्मोक है जिससे कंपोजिशंस होती है, हेवंस की कंपोजिशंस हुई है, प्लैनेट, स्टार्स, ऑर्बिट्स की कंपोजिशंस हुई है, कॉमेट्स की और एस्टेरॉइड्स की कंपोजिशन हुई है। ओके जी, हमारा जो सिर्फ एक मिल्की वे गैलेक्सी है, एक मिल्की वे गैलेक्सी, सिर्फ अपनी गैलेक्सी की बात करते हैं, देयर आर 200 बिलियन स्टार्स इन अवर मिल्की वे गैलेक्सी। 200 बिलियन स्टार्स है। जिस तरह सन, हमारा सूरज एक स्टार है ना, इस तरह 200 बिलियन स्टार्स और ज्यादा है, और वो सूरज से बड़े भी हैं। और एज पर द एस्ट्रोनॉमर्स देयर इज वेरी मच पॉसिबिलिटी एंड देयर इज वेरी मच फाइन एस्टिमेशन कि हर तीसरे और चौथे स्टार के आसपास प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं। जैसे सन के अराउंड 9 प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं ना, इस तरह हर तीसरे और चौथे स्टार के इर्द गिर्द 2 प्लैनेट्स, 3 प्लैनेट्स, 11 प्लैनेट्स और 12 प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं। तो देयर आर मोर प्लैनेट्स देन द स्टार्स इन दिस मिल्की वे गैलेक्सी। अगर मिल्की वे गैलेक्सी में 200 बिलियन स्टार्स हैं, तो एज पर द एस्ट्रोनॉमर्स 200 बिलियन स्टार से ज़्यादा प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं इस मिल्की वे गैलेक्सी में। साइंटिस्ट ने, एस्ट्रोनॉमर्स ने अभी सिर्फ 6000 प्लैनेट्स डिस्कवर किए हैं, लेकिन टोटल एस्टिमेशन ये है एज पर द सुपर कंप्यूटर्स के 200 बिलियन स्टार से ज़्यादा प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं मिल्की वे गैलेक्सी में। और अगर पूरे यूनिवर्स की बात करो, हमने तो अभी एक गैलेक्सी की बात की है ना, अब पूरे यूनिवर्स की बात करो तो देयर आर 10 बिलियन ट्रिलियन ऑफ प्लैनेट्स
इन दिस इंटायर यूनिवर्स 10 बिलियन ट्रिलियन प्लैनेट्स। तो यहाँ पे राइटर एक बड़े मजे का क्वेश्चन करता है, अगर 10 बिलियन ट्रिलियन प्लैनेट्स एग्जिस्ट करते हैं जिस तरह अर्थ एग्जिस्ट करती है, सो in the face of such overpowering number, what is the likelihood that only one ordinary star, the sun, is accompanied by the inhabited planet which is Earth? Why should we tucked away in some forgotten corner of the ज़्यादा अनइम्पॉर्टेंट है कि 10 बिलियन ट्रिलियन प्लैनेट्स एग्जिस्ट करते हैं और हम उस एक अर्थ प्लैनेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं। साइंटिस्ट, ये जो राइटर है ये कहता है, आई एम वेरी मच श्योर कि ये जो लाइफ है, ये जो यूनिवर्स है, इट इज़ फुल ऑफ लाइफ। जिस तरह इंसान की एक सिविलाइजेशन है, देयर मस्ट एग्जिस्ट अदर सिविलाइजेशन। हम 100% श्योर कि कोई ना कोई और एग्जिस्ट कर रही है सिविलाइजेशन। साइंटिस्ट कहता है कि अगर कोई और सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती है इतने बड़े यूनिवर्स में, तो उनकी बायोकेमिस्ट्री क्या हो सकती है, उनकी न्यूरोबायोलॉजी क्या हो सकती है, उनकी अगर हिस्ट्री है तो हिस्ट्री क्या हो सकती है, साइंस, पॉलिटिक्स, टेक्नोलॉजी, आर्ट, म्यूज़िक और रिलीजन क्या है। अगर उनका कोई रिलीजन है तो वो किस तरह का है, किस नेचर का है, और उनकी फिलॉसफी कहाँ है। क्योंकि इतना वास्ट नंबर है प्लैनेट्स का, 10 बिलियन ट्रिलियन प्लैनेट्स एग्जिस्ट, और हम सिर्फ उस एक अर्थ में रहते हैं। तो ये 10 बिलियन ट्रिलियन प्लैनेट्स क्यों मौजूद में है? ये बाकी प्लैनेट्स क्या अर्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए? आर वी दैट इम्पॉर्टेंट, और आर वी दैट अनइम्पॉर्टेंट कि 10 बिलियन ट्रिलियन प्लैनेट्स में से सिर्फ एक अर्थ प्लैनेट है जिसके अंदर हम एग्जिस्ट करते हैं? तो यहाँ पे थोड़ी सी ब्रेक लेते हैं, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन पूछ सकता है, इसके बाद हम आगे चलते हैं। आई थिंक ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, तो इतनी स्पीड से जाना अच्छा नहीं है। ये आधार, ये जो है ना कि देयर मस्ट एग्जिस्ट 100%, कोई और लाइफ एग्जिस्ट करती है, ये उसका बिलीफ है। अभी नॉलेज हमें नहीं मिला, अभी हमें कोई लाइफ नहीं मिली अभी तक। 10 बिलियन प्लैनेट, चलो 10 बिलियन को छोड़ दो, अपने गैलेक्सी में हमें और कोई लाइफ नहीं मिली प्लैनेट अर्थ के अलावा। रॉ मटेरियल मिला है जो लाइफ बनाता है, ठीक है, एटम्स मिले हैं, लेकिन लाइफ वजूद में नहीं आई, वो लाइफ का पैटर्न वजूद में नहीं आया। तो ये साइंस, ये उसका राइटर का अपना बिलीफ है, अपना बिलीफ है कि यार इतनी वास्ट वर्ल्ड है और रॉ मटेरियल भी अवेलेबल है, लेकिन हमने अभी तक देखी नहीं है। मतलब वो क्या होती है, हाइपोथेसिस क्रिएट करने के बाद वो जो प्रैक्टिकलिटी, हाँ, वो अभी हमने अपने आंखों से नहीं देखा, कोई लाइफ वजूद नहीं है। उसकी एक रीज़न ये है कि अभी तक हम क्यों नहीं देख पाए एलियंस को। अगर किसी प्लैनेट को हम फर्दर एक्सप्लोर करें ना, तो उसकी हालत वो हो सकती है जो ज़मीन की हालत 4 बिलियन साल पहले थी, यानी कोई लाइफ अभी 4 बिलियन साल पहले अर्थ में वजूद नहीं आई थी। और या उसकी हालत प्लैनेट की हो सकती है जो अर्थ की 4 बिलियन साल बाद होगी। तो मे भी बाकी प्लैनेट्स अभी वजूद में आ रहे हों, या वजूद में आके सिविलाइजेशन तबाह हो चुकी हों, तो इसलिए अभी कोई इस तरह का हमें लाइफ फॉर्मेशन नहीं मिली। यस, यस। हाँ, साइंस का एक, वैसे साइंस का असूल ये है कि वो हाउ पे चलती है, वाई पे नहीं चलती। और एक बहुत बड़ा यहाँ पे डिबेट आज हो सकती है कि वाई मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट आर एथियस्ट। आप लोग बेशक माइक ऑन कर लें। तो इसी तरह देयर एग्जिस्ट 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज इन दिस एंटायर यूनिवर्स। 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज वजूद में आ चुकी हैं अभी तक, और 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज में से सिर्फ एक मिल्की वे गैलेक्सी ऐसी है जिसके अंदर हम रहते हैं। तो ये जो पूरी यूनिवर्स है वो एक तरह का सर्कल बनती है, क्योंकि कुछ गैलेक्सीज हमसे ऊपर हैं, कुछ गैलेक्सीज हमसे नीचे हैं, कुछ गैलेक्सीज लेफ्ट और राइट पे हैं, और इस तरह का एक पूरा सर्कल बनता है एक पूरी यूनिवर्स। ये याद रखिएगा, ये जो 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज हैं वो सिर्फ 4% ऑफ द यूनिवर्स हैं। 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज, और उन गैलेक्सीज के दरमियान जो मिलियन ऑफ लाइट ईयर्स का डिस्टेंस है, गैप है, वो सिर्फ 4% ऑफ दिस इंटायर यूनिवर्स है। बाकी जो 96% है वो डार्क एनर्जी और डार्क मैटर है, जो एक्सप्लोर नहीं हो सकता बाय द साइंटिस्ट, बाय एनीवन येट। 96% ऑफ द डार्क एनर्जी एंड डार्क मैटर, और ये 4% है जिसमें 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज आती हैं। ये टोटल 100% एक यूनिवर्स बनाता है, एक हेवन बनाता है। इसको बोलते हैं वन हेवन, इसको बोलते हैं वन कायनात। एक दुनिया तब कंपोज होती है जब 4%
और 96%, ये दोनों जब आपस में जुड़ते हैं इसको बोलते हैं पूरी कायनात। थोड़ा सा और जूम आउट किया तो ये हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है और ये हमारी नेबरिंग गैलेक्सीज हैं। ये सारी हमारी नेबरिंग गैलेक्सीज, और हम अपनी नेबरिंग गैलेक्सीज में कभी भी ट्रैवल नहीं कर सकते कि ये मिलियन ऑफ लाइट ईयर्स के फासले में हैं। 1 लाइट सेकेंड नहीं, 1 लाइट आवर नहीं, 1 लाइट मिनट नहीं, 1 लाइट ईयर नहीं, मिलियन ऑफ लाइट ईयर्स जो इनफाइनाइट डिस्टेंस है। हम कभी ट्रैवल नहीं कर सकते, बट हमें पता है कि ये कितना दूर है हमसे, ठीक है। और ये रिवॉल्व कर रही हैं, ये सारी घूम रही हैं, कोई गैलेक्सी भी साकिन नहीं है, एक दूसरे के आसपास रिवॉल्व कर रही हैं। थोड़ा सा मैंने और जूम आउट किया तो हमें ये मिला, जूम आउट करूंगा तो ये मिलेगा, जूम इन करूंगा तो ये मिलेगा। एंड इंडीड वी क्रिएटेड अबव यू द 7 लेवल्स ऑफ द हेवंस, वी आर नाउ अनमाइंडफुल ऑफ आवर क्रिएशन। इस पर डिस्कस कर सकते हैं हम, अगर आप चाहते हैं तो हम एंड पे इस आयत को ज़रूर डिस्कस करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है ना कि हर दूसरी यूनिवर्स पहले यूनिवर्स के मुकाबले में ऐसे है जैसे डेजर्ट में एक रिंग है, और रिंग भी गोल होती है, और आप साइज़ भी देख लें कि दूसरी यूनिवर्स इस पहली यूनिवर्स से कितनी बड़ी है। खैर, थोड़ा सा मैंने और जूम इन किया है, ये हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है। ये छोटी छोटी गैलेक्सीज इसके आसपास वाया ग्रेविटी रिवॉल्व कर रही हैं, और ये हमारी एंड्रोमेडा गैलेक्सी है, और ये ट्रायंगुलम गैलेक्सी है। इनमें हम कभी भी नहीं पहुंच सकते। द डिस्टेंस बिटवीन टू गैलेक्सीज 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स, इम्पॉसिबल, इनफाइनाइट डिस्टेंस है। इवन लाइट को भी 2.5 मिलियन ईयर्स लगते हैं लाइट को भी पहुंचते हुए, जो फास्टेस्ट थिंग्स इन द वर्ल्ड है। तो दूर से हमें ये ऐसी नज़र आती है गैलेक्सीज, सी हाउ ब्यूटीफुल दे आर। कुछ ऐसा भी कभी कभी नज़र आता है बहुत दूर से। ओके, इन लेयर्स, इसको भी हम डिस्कस कर सकते हैं। सो ये अगेन वही है, या ब्लू और पर्पल जो आपको कलर नज़र आ रहा है ना, ब्लू और पर्पल, ये गैस एंड डस्ट है। और ये जो वाइट वाइट आपको डॉट डॉट नज़र आ रहा है, ये स्टार्स हैं, और ये घूम रही है गैलेक्सी, और ये इसके बाजू हैं। ये एक बाजू है, ये दूसरा बाजू है, ये तीसरा बाजू है, चौथा बाजू है। और ये रहा सन, हम यहाँ पे रहते हैं। ज़माना कदीम में कहा जाता था कि हम इतने इंपॉर्टेंट हैं कि हम गैलेक्सी के सेंटर में हैं, और अर्थ भी एक सेंटर है। लेकिन जब एस्ट्रोनॉमर्स ने देखा तो हम लोग बहुत दूर हैं, ये एक रिमोट एरिया है, सही है, हम एक रिमोट एरिया में रहते हैं। तो आर वी दैट इंपॉर्टेंट कि हमें रिमोट एरिया में रखा गया है, या शायद हीट से बचने के लिए रिमोट एरिया में रखा गया हो, सही है। हम ओरियर स्पर आर्म में हैं, हम इस वाले बाजू में हैं, ठीक है। ये एक और, ये सारे डॉट डॉट हैं, ये डॉट 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 है, ये 200 बिलियन स्टार्स हैं। मैसेज आया किसी का, हाँ ओके, किसी और को भी नहीं हो रही स्क्रीन शेयर? ये बहुत इंटरेस्टिंग पिक्चर है, अगर नहीं हो रही तो टेल मी। मुझे हो रही है। मिस राबिया आपको नहीं हो रही, बाकी सबको हो रही है। तो देयर आर 200 बिलियन स्टार, ये डॉट डॉट नज़र आ रहे हैं ना, और ये रहा हमारी पोजीशन, रे पोजीशन वतन गैलेक्सी। यानी वी आर like a tiny grain and then a tiny grain and then a tiny grain and then a tiny grain in the desert। मतलब we are dot and dot and dot in a dot। अभी सिर्फ एक गैलेक्सी की बात की है, सही है, और ये सारी इसके बाजू हैं। जैसे बच्चा, एक नौजवान होता है ना, छोटा बच्चा होता है तो वो बहुत ज़्यादा हॉट होता है। सेम इसी तरह जब नेब्यूला से, फॉर्मेशन ऑफ स्टार से नया स्टार बनता है, नया नया स्टार बनता है, तो वो बड़ा हॉट होता है। साइज उसका छोटा होता है, लेकिन होता वो बहुत ज़्यादा हॉट है, यानी बहुत गर्म होता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, वो यंग होता है, तो वो ज़्यादा हॉट, और ज़्यादा हॉट होता जाता है। और इसी तरह वेल हॉट को, ओके सी, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसका साइज बड़ा होता जाता है। सेम इसी तरह स्टार का भी साइज बड़ा हो रहा है। लेकिन जिस तरह बच्चा बड़ा होते 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 एक मिडिल एज में आता है, वो अपनी हॉटनेस खो देता है, ठीक है, वो जवानी नहीं रहती। सेम इस तरह जब स्टार मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ मिलियंस ईयर्स की साइकिल के बाद आगे बढ़ते रहते हैं, तो अपनी हॉटनेस खो देते हैं, ठीक है। लेकिन साइज बड़ा होता जाता है, जिस तरह इंसान बड़ा होता जाता है। स्टार्स और इंसान की आपस में एनालॉजी परफेक्ट एनालॉजी है। बस ये है कि जो इंसान है वो 50-60 साल तक जिंदा रहता है, लेकिन जो स्टार्स हैं वो मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ईयर्स की साइकिल रन करते हैं। अब देखें, जो जितना छोटा स्टार है वो उतना ज़्यादा हॉट है। अब स्टार का साइज बड़ा होता जा रहा है, वो फूलता तो जा रहा है, लेकिन अपनी हॉटनेस खोता जा रहा है। इस तरह गुब्बारा जब बहुत ज़्यादा फूल के फटता है, सेम इसी तरह स्टार बहुत ज़्यादा फूल जाता है, और आखिर में एक बहुत बड़ा धमाका होता है जिसको सुपरनोवा बोलते हैं। बहुत बड़ा धमाका होता है, एक्सप्लोजन। तो और स्टार की डेथ हो जाती है, दिस इज द डेथ प्लेस ऑफ द स्टार।
पर ये वॉमिट करता है, हाइड्रोजन वॉमिट करता है, हीलियम वॉमिट करता है, कार्बन नाइट्रोजन हाइड्रोजन वॉमिट करता है। तो इस इज द डेथ प्लेस ऑफ द स्टार। ये एक साइकिल है स्टार की। यस, न्यूबॉर्न बेबी की बात कर रहा हूँ, वो बहुत हॉट होती है। यस, काइंड ऑफ, यस। तो स्टार भी बहुत हॉट होता है, यस, परफेक्ट एनालॉजी। लेकिन स्टार की हॉटनेस कम हो जाती है। एक नॉर्मल सा स्टार मैंने उठाया, हालांकि साइंस चेक करें, ये एक नॉर्मल सा स्टार है जिसके अंदर 10,000 सन्स समा सकते हैं, 1 ट्रिलियन अर्थ्स इसके अंदर समा सकती हैं। ये इतना बड़ा साइज है, ये फूल कर इतना बड़ा हो गया है, और ये कुछ टाइम बाद फट जाएगा। लेकिन आप इसका साइज चेक करें। What the hell is this? These are the normal stars. ये आपको बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ नंबर्स में नजर आएंगे। फिर कुछ स्टार्स ऐसे हैं जो वो आपस में घूमते रहते हैं। ओके, मैसेज आया है। एग्जैक्टली exactly. ये बड़ा इसलिए ये फूल गया है। ये कुछ मिलियन ईयर्स बाद बिल्कुल ऑलमोस्ट फटने वाला है। एक बहुत बड़ा धमाका होने वाला है जिसको हम सुपरनोवा बोलते हैं। और ये बहुत खूबसूरत मंजर होता है जो इंसान अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकता। बट दिस इज वेरी ब्यूटीफुल टाइम, वी कॉल इट अ सुपरनोवा। ठीक है, इट्स अ डेथ प्लेस ऑफ द स्टार। अब स्टार मरने वाला है, लेकिन उससे पहले बहुत बड़ा फूल चुका है, ऑलमोस्ट ही इज अबाउट टू डाई। सही है जी, इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है। सो फिर कुछ स्टार्स ऐसे हैं वो आपस में घूमते रहते हैं जिनको बाइनरी सिस्टम कहा जाता है। ये आपस में क्यों घूमते रहते हैं? ग्रेविटी इनके दरमियान फोर्स है। फिर कुछ स्टार ऐसे हैं जो तीन तीन पेयर की शक्ल में घूमते रहते हैं। ये दो आपस में घूम रहे हैं और ये तीसरा इन दोनों के दरमियान घूम रहा है, इन दोनों के आसपास घूम रहा है। फिर एक और सिस्टम आता है जिसे डजन स्टार सिस्टम बोलते हैं। यानी पहला 12वें के आसपास घूम रहा है, 12वां 14वें के, 14वां 7वें के, 7वां 8वें के। तो ये बहुत खूबसूरत एक एक मंजर बना रहे हैं, एक साइकिल बना रहे हैं। बट वाई, क्यों कर रहे हैं ऐसा? I don't know. No one knows. And there comes the million star system orbiting. Millions of stars आपस में ऑर्बिट कर रहे हैं। पहला 100वें के, 100वां 200वें के, 200वां तीसरे के। आई मीन सी, ये मिलियंस ऑफ स्टार्स एक दूसरे के आसपास रिवॉल्व कर रहे हैं वाया ग्रेविटी। और इन स्टार कॉन्स्टलेशन की कसम अल्लाह ताला ने उठाई है। बस समाए रातिल बुरूज, कसम है उस आसमां की जो फुल ऑफ कॉन्स्टलेशंस है। कॉन्स्टलेशंस का मतलब ये होता है भरे हुए। बुरूज, बुरूज का मतलब होता है स्टार्स, कंपोजिशंस ऑफ मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ स्टार्स। और ये आपस में रिवॉल्व कर रहे हैं, ये एक जगह खड़े हुए नहीं है। कुछ स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ कम स्पीड से ट्रैवल कर रहे हैं, आसपास तवाफ कर रहे हैं एक दूसरे का। तवाफ इज़ नॉट लाइक, मैं उसको लाइट वर्ड में लेता हूँ। तो घूम रहे हैं मिलियंस ऑफ स्टार्स। वाई? वेल आई डोंट नो। और अगर स्टार्स की बात की जाए, अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा आयात कुरान में, वलक़द जअलना फ़िस्समाए बुरूजन वज़य्यनाहा लिन्नाज़िरीन, indeed we have placed constellations in the sky and adorned it in the full of। कुरान पाक में स्टार्स को ना लैम्प्स, रेडियंट लैम्प्स कहा गया है। यानी रोशन लैम्प्स जो हमारे घरों में नहीं होते, जिसको इग्नाइट करते हैं, मतलब रोशनी। तो बहुत खूबसूरत एक एनालॉजी क्रिएट करवाई है अल्लाह ताला ने। Have they not been, have they not then looked at the sky above them? We built it and adorned it with the stars, leaving it flawless. Inna zayyana samaa ad-dunya biziyana birinatil birinatil lakawakib. Indeed, we have adorned the lowest heavens। बिज़ीनतिल कवाकिब। रीना, रीना का मतलब होता है कि खूबसूरत बनाना। रीनातिल कवाकिब, परफेक्ट, थैंक यू फारूक भाई। इंडीड वी हैव अडोर्न्ड द लोएस्ट हेवन विद द स्टार्स ऑफ डेकोरेशंस। अल्लाह ताला ने जिस हिसाब से हमें एनालॉजी बनाई है, उस हिसाब से ये लगता है कि दीज आर स्टार आर द डेकोरेशंस फॉर अस, आर द लैम्प्स फॉर अस, इग्नाइट कर रहे हैं। वजअलना सिराजम वहाजा, एंड प्लेस्ड इन देम अ शाइनिंग लैम्प।
तो स्टार्स को कुरान पाक में इस तरह तशबीह दी गई है, और निशानियां बताई। बस आखिरी बात है, और ये सूरह बहुत फुरकान। बहुत इंटरेस्टिंग बात है फारूक भाई, बस आखिरी बात, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। जब एक स्टार की डेथ होती है ना, डेथ ऑफ स्टार, उसके बाद डेथ ऑफ स्टार्स के बाद दो तरह के मॉन्स्टर्स जन्म लेते हैं। एक को बोलते हैं ब्लैक होल और एक को बोलते हैं न्यूट्रॉन स्टार। यानी ये मॉन्स्टर जन्म ही एक स्टार की डेथ पर लेते हैं। यानी एक स्टार की डेथ होती है तो ये दो मॉन्स्टर तब उस स्टार की डेथ से जन्म लेते हैं, जिनको ब्लैक होल और न्यूट्रॉन स्टार कहा जाता है। ज़रा एक वीडियो छोटी सी देख ले, थोड़ा सा आइडिया हो जाए। ऊपर वाला न्यूट्रॉन है, नीचे वाला ब्लैक होल। ये वजूद में तब आते हैं जब एक स्टार की डेथ होगी। और वाई आई एम कॉलिंग देम द मॉन्स्टर, वो तीन वजूहत है जिस वजह से ये बहुत बड़े मॉन्स्टर हैं। ये हमारी जो रियलिटी है ना, ये इसको ही डिस्टॉर्ट कर देते हैं, ये इतने बड़े मॉन्स्टर्स हैं। खैर मैं तीन वजूहत डिस्कस करता हूँ कि क्यों मॉन्स्टर है। जी फारूक भाई। नहीं, आप करें कंटिन्यू। वो सूरह फुरकान की आयत वो है ना, भी इसी के बारे में है। तबारकल्लज़ी जअल फ़िस्समाइ बुरूजन व जअल फ़ीहा सिराजन व क़मरन मुनीरा। वही, यानी कि वो भी बुरूज के बारे में। और इट्स वेरी इंटरेस्टिंग यार। मैं खुद सोचता होता था कि अल्लाह ताला किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, आज आपने इस बारे में एक्सप्लेन कर दिया। मतलब अल्लाह ताला ने फारूक भाई कसम उठाई हुई, बुरूज की कसम है, उस समा की, हेवन की, आसमान की, जो बुरूज से भरा हुआ है, जो स्टार से भरा हुआ है। तो दीज आर द वेरी विजिबल एंड द वेरी क्लियर साइंस ऑफ अल्लाह ताला। सो लेट्स कंटिन्यू कि ये न्यूट्रॉन स्टार और ब्लैक होल, व्हाई दे आर द मॉन्स्टर। और इनकी मज़े की बात क्या है कि ये जन्म तब लेते हैं जब एक स्टार की डेथ हो जाती है। सो लेट्स डिस्कस दैम। ये न्यूट्रॉन स्टार है, ज़रा इसको गौर से देखिएगा। When a massive star collapses, into a neutron star. It's when a massive star collapses into a neutron star, its core shrinks dramatically, but it retains the original star's angular momentum. With a much smaller size, the star spins faster. ओके, ये न्यूट्रॉन स्टार का साइज़ है। ये छोटा सा आपको नज़र आ रहा है, ये अर्थ का साइज़ है और ये सन का साइज़ है। इतना बड़ा ये सूरज है। ये न्यूट्रॉन स्टार है, ये छोटा सा। ये ऐसा ही है कि इस्लामाबाद का साइज़ ले लें। ज़मीन है और ज़मीन के अंदर छोटा सा इस्लामाबाद है। इस्लामाबाद का साइज़ ले लें 20 किलोमीटर या 25 किलोमीटर। ये न्यूट्रॉन स्टार का साइज़ है, इट इज़ वेरी स्मॉल। और ये छोटे से साइज़ का स्टार, इट इज़ 10 ट्रिलियन टाइम्स डेंसर देन द अर्थ, 100 ट्रिलियन टाइम्स डेंसर देन द सन। इनफाइनाइट है, वी कांट हैव। न्यूट्रॉन स्टार को आप खुरेदें, तो उसका खुरेद के थोड़ा सा मादा उसका निकालें और एक टी स्पून के ऊपर, एक चम्मच के ऊपर डाल दें। इतना सा मादा सिर्फ न्यूट्रॉन स्टार का निकालें, ठीक है। और फिर इसको वज़न दें। ये टी स्पून फुल ऑफ न्यूट्रॉन स्टार इक्वल्स 1000 माउंटेन्स। A teaspoon of a neutron star material would weigh roughly a billion tons on earth. यानी 1000 माउंटेन्स का वजन इक्वल्स टू अ वेट ऑफ न्यूट्रॉन स्टार इन अ टी स्पून।
अब तो ये छोटा सा निकाला है, छोटे से हमने इसको खरीदा है और ये 1000 माउंटेन्स के इक्वल बन रहा है। अगर आप इस तरह के न्यूट्रॉन स्टार के 4-5 चम्मच लें और उसको ज़मीन के ऊपर डाल दें, तो ज़मीन उन 4-5 चम्मच का वज़न बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, और ज़मीन बेशक होना वही है जो अल्लाह ताला चाहेंगे, लेकिन ज़मीन फट जाएगी अपनी बोझ के ऊपर, क्योंकि उसके ऊपर इतना बोझ डाल दिया है, 4-5 टीस्पून्स ऑफ न्यूट्रॉन डाल दिए, ज़मीन बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और ज़मीन विल एक्सप्लोड, राइट। तो ये इतना वज़न है। अब इतनी छोटी चीज़ और इतनी वज़नी चीज़, इसलिए अल्लाह ताला ने इसकी कसम उठाई है, वो मैं आपको आगे बता। और ज़रा इसका टेम्परेचर देखें, अगर आपको नीचे विजिबल है टेम्परेचर। अर्थ टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, सन का टेम्परेचर 55,000 डिग्री सेंटीग्रेड है, और न्यूट्रॉन स्टार का टेम्परेचर 1 बिलियन डिग्री सेंटीग्रेड है। ये ज़मीन को पिघला सकता है, ये सूरज को भी पिघला सकता है, इतना ज़्यादा इसका शदीद टेम्परेचर है। इसलिए ना इसको साइड पे रखा गया, इसको बहुत दूर कहीं अंधेरे में रखा गया, हर तरफ इसके डार्कनेस है, इसको अकेले बंद किया गया एक तरफ। इज़ अ मॉन्स्टर आई वुड से। ये रियलिटी को डिस्टॉर्ट करता है, और इसको मैग्नेटार भी कहा जाता है, क्योंकि ये जब स्पिन करता है एक लाइट हाउस की तरह, ये When a massive star collapses into a जब ये इस तरह स्पिन करता है ना बहुत तेज़ी के साथ, 1 सेकेंड में ये 750 दफ़ा स्पिन करता है। देखें आप, जब इतना हैवी स्टार जब 1 सेकेंड में 750 दफ़ा स्पिन करेगा, तो क्या ख़तरनाक रेडिएशंस, क्या ख़तरनाक मैग्नेटिक पावर ये रिलीज़ करेगा। इसलिए इस मॉन्स्टर को साइड पे रखा है। अगर ज़मीन और चांद के दरमियान इसको रख दिया जाए, इस न्यूट्रॉन स्टार के, तो आपकी जितनी भी फ्रिज है और जितनी भी मेटल बॉडी हैं, आपके कार्ड्स, आपके ये डेबिट कार्ड्स और आपकी जो फ्रिज है, ये इंस्टेंटली यानी एक चुटकी में ये उड़ के जाके इस न्यूट्रॉन स्टार के पास चली जाएंगी, यानी आपको नज़र ही नहीं आएंगी। इतनी तेज़ स्पीड से आप इमेजिन करें, एक फ्रिज इतनी तेज़ स्पीड से उड़ के न्यूट्रॉन स्टार के पास जा रही है, तो और उसके बाद हमारे एटम्स हमारे बॉडी के अंदर है, इसको डिस्टॉर्ट करने लग पड़ेगा ये न्यूट्रॉन स्टार। अगर ये थोड़ा सा करीब आ जाए अर्थ और मून के दरमियान इसको प्लेस किया जाए, हम स्ट्रेच हो जाएंगे, ठीक है, हम लंबे हो जाएंगे, हम भी मैग्नेट, अजीब से मैग्नेट बन जाएंगे। और फिर इसको लाइट हाउस के साथ तशबीह दी गई है। जब ये घूमता है ना इस तरह अपने दिल से, यानी अपने नॉर्थ पोल से और अपने साउथ पोल से, ये जब ये लाइट बाहर निकालता है, तो ये नॉर्थ पोल से लाइट बाहर निकाल रहा है और ये साउथ पोल से लाइट बाहर निकाल रहा है, और फिर 1 सेकंड में 750 दफ़ा घूम रहा है, और इतना हैवी बॉडी घूम रही है, तो ये एक बला बन जाती है, बहुत बड़ी बला बन जाती है। और ये मैग्नेटार भी इसको बोलते हैं कि इट हैज़ बिकम अ मैग्नेटार, हर चीज़ को ये अपनी तरफ खींच रहा है। सो और दूसरा इसकी आवाज़ देखे, डग डग डग, बस इसकी आवाज़ देखें। कुछ लोगों ने कहा था कि एलियंस का घर है, और एलियंस एक तरह का लाइट हाउस बनाए हुए हैं और हमें सिग्नल दे रहे हैं कि कम है। वस्समाए वत्तारिक, कसम है आसमान की और तारिक की। वमा अदराका मत तारिक, और तुम क्या जानो कि ये तारिक क्या है। अन्नजमुस साकिब, इट इज़ द स्टार ऑफ पियर्सिंग ब्राइटनेस, यानी गुप अंधेरा है, बहुत बड़ा अंधेरा है, और ये रोशनी, ये लाइट उस अंधेरे को चीरती हुई जा रही है इस तरह क्रॉस में। पियर्सिंग ब्राइटनेस का मतलब होता है, पियर्सिंग का मतलब होता है चीरना, और पियर्सिंग ब्राइटनेस चीरने वाली ब्राइटनेस। अभी ये अंधेरे को, डार्कनेस को चीर रही है। ये जो मॉन्स्टर है न्यूट्रॉन स्टार, ये जब इस तरह अपने नॉर्थ पोल और साउथ पोल से लाइट निकालता है और घूमता है, इतनी तेज़ स्पीड से घूमता है, तो दूर से ऐसा नज़र आता है कि ये अंधेरे को चीर रहा है, ठीक है। और इस आयत का नाम तारिक है। तारिक का मतलब होता है नौकर, बीटर, डग 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 डग, ठीक है। और जो मैंने आपको आवाज़ सुनाई थी, ये रेडिएशन को कन्वर्ट करके साउंड में सी दैट स्टार इज एक्चुअली बीटिंग, टक 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 टक। इसलिए अल्लाह ताला ने इस मॉन्स्टर की कसम उठाई है। साइंस ने अभी 3000 एक्सप्लोर किए हैं, और ये 3000 मतलब इस तरह दुनिया के मुख्तलिफ कोनों में रखेंगे और बहुत दूर रखेंगे कि ये रियलिटी को डिस्टर्ब ना करे। ये टाइम को डिस्टर्ब कर देते हैं, ये स्पेस को डिस्टर्ब कर देते हैं, ठीक है। और 3000 बहुत मैसिव तादाद है इनकी, अगर ये पूरी दुनिया में 3000 है तो। सो दे आर मैसिव, और अल्लाह ताला ने इसलिए इनकी कसम उठाई है। At-Tariq, the beater, a knocker, he knocks. Have they not then looked at the sky above them? और this is one of my favorite ayat जो यहाँ से शुरू हो रही है।
वयतफक्करूना फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्दि रब्बना मा ख़लक़्ता हाज़ा बातिलन सुब्हानका फ़क़िना अज़ाबन नार। वो लोग जो तफक्कर करते हैं, जो गौर व फिक्र करते हैं इन द क्रिएशन ऑफ आसमा और अर्द ज़मीन। रब्बना, अल्लाह ताला आपने ये जो कायनात बनाई है, क्रिएशन की है, ये विदाउट पर्पस नहीं की। देयर इज़ अ पर्पस बिहाइंड इट। सुबहानका फ़क़िना अज़ाबन नार। आप लोगों के क्वेश्चंस हैं तो। अच्छा, ये कितनी मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है कि यानी कि अल्लाह ताला ने पहले तो आसमानों और स्टार्स का किया और उसके बाद कहा कि